हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान के प्रकारों के विषय में। पिछली क्लास में हमने जाना था कि सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान क्या है और किस उद्देश्य से प्रेरित होकर अनुसंधान किए जाते हैं, उद्देश्य क्या है। आज हम इसके प्रकारों पर चर्चा करेंगे। कोई भी सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में किया गया अनुसंधान कई आधारों पर किया जाता है और इन आधारों को देख सकते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को म्यूट कर लें। आवाज आ रही है? तो सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान, जैसा आपने देखा, मुख्य रूप से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसी भी सामाजिक विषय पर या राजनीतिक विषय पर कुछ नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए शोध कार्य किया जाता है या फिर किसी समस्या के समाधान के लिए शोध कार्य किया जाता है। तो अनुसंधान की प्रकृति क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, इसके आधार पर शोध हो सकता है मौलिक रूप में या शोध व्यावहारिक भी हो सकता है। मौलिक अनुसंधान, जिसको फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं, इस तरह का शोध केवल ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। जैसे पीएचडी स्टूडेंट्स जो रिसर्च करते हैं, वो एक तरह का फंडामेंटल रिसर्च होता है जिसमें किसी विषय को लेकर उस पे ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं एकत्रित करके, तथ्य संग्रह करके, उनका विश्लेषण करके नया ज्ञान उस दिशा में प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। या फिर उस विषय से संबंधित जो पहले का ज्ञान है, जो रिसर्च के माध्यम से प्राप्त किया गया है, उस ज्ञान में वृद्धि की जाती है या उसमें कोई संशोधन किया जाता है। पुराने तथ्यों को, पुराने ज्ञान को संशोधित किया जाता है, परिमार्जित किया जाता है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं। तो उस संदर्भ में ज्ञान की समीक्षा भी जरूरी हो जाती है। तो जो फंडामेंटल रिसर्च होता है, मौलिक अनुसंधान जो होता है, जिसको विशुद्ध अनुसंधान भी कहते हैं, आधारभूत अनुसंधान भी कहते हैं, उसके अंतर्गत इसी बात की कोशिश की जाती है कि उस विषय के संबंध में नए ज्ञान को दुनिया के सामने रखा जाए या जो पुराना ज्ञान उस विषय में मौजूद है, उसमें नई परिस्थितियों के अनुसार नए तथ्यों के संदर्भ में संशोधन किया जाए, परिमार्जन किया जाए, ताकि ज्ञान एक प्रगतिशील दिशा में विकसित हो सके और इस ज्ञान के आधार पर विषय के बारे में कुछ सिद्धांतों और नियमों का निर्माण किया जा सके। जो मौलिक शोध होता है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है कि उस विषय के बारे में कुछ सिद्धांतों को दिया जाए, कुछ नियमों को दिया जाए। ये सिद्धांत और नियम इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि इन्हीं सिद्धांतों और नियमों के आधार पर किसी विषय की व्याख्या की जाती है। जैसे आपने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे सिद्धांतों को पढ़ा होगा, व्यवहारवादी सिद्धांतों को पढ़ा होगा। डेविड ईस्टन और आमंड जैसे सिद्धांतकारों के द्वारा बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत या संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत
दिया गया। या फिर लोक प्रशासन के क्षेत्र में अगर आप देखें तो हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण सिद्धांत दिया। इन सभी सिद्धांतों का निर्माण फंडामेंटल रिसर्च के आधार पर किया गया, मौलिक अनुसंधान के माध्यम से किया गया। तो मौलिक अनुसंधान वो अनुसंधान होता है जिसका उद्देश्य विशुद्ध रूप में किसी विषय के बारे में, वो विषय सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, उस विषय के बारे में ज्ञान सामने लाना, ज्ञान में वृद्धि करना और पुराने ज्ञान को संशोधित करना, ताकि इस ज्ञान के आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया जा सके। ये मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। दूसरा जो टाइप होता है विषय की प्रकृति के आधार पर अनुसंधान का, उसको हम व्यावहारिक अनुसंधान कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च। मौलिक अनुसंधान की जस्ट अपोजिट जो व्यावहारिक अनुसंधान होता है, उसका संबंध जीवन के व्यावहारिक पक्ष से होता है और वास्तव में इस तरह का शोध किसी सामाजिक या राजनीतिक समस्या को उसके वास्तविक रूप में समझना होता है, और न केवल समझना बल्कि उनके समाधान के लिए सुझाव भी देना होता है। बहुत सारी समस्याएं हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आती रहती हैं, उन पर चर्चा परिचर्चा होती है, लेकिन एक व्यवस्थित अनुसंधान जब किया जाता है किसी समस्या को फोकस करके, तो उसका पर्पस, उसका उद्देश्य उस समस्या का हल कैसे किया जाए, इसका समाधान प्रस्तुत करना भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम नजर डालें तो बहुत सारी समस्याएं दुनिया के राष्ट्रों के मध्य मौजूद हैं। जैसे बहुत से राष्ट्र गृह युद्ध से पीड़ित हैं, आपस में ही एक देश के कई वर्ग युद्धरत हैं, अपनी अपनी मांगों को लेकर, अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए। कहीं पर सांप्रदायिक संघर्ष है, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर दो धर्मावलंबी संघर्षरत हैं। कहीं पर प्रजातिगत भेद दिखाई देता है, उसके आधार पर संघर्ष है। अमेरिका में भी जो दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र है, वहां भी ये प्रजातिगत विभेद यदा कदा सर उठाता है। दुनिया के राष्ट्र आतंकवाद से जूझ रहे हैं, माओवादी हिंसा का शिकार हो रहे हैं। माओवादी हिंसा उसको कहते हैं जिसमें जो हिंसक होते हैं, जो क्रांतिकारी लोग होते हैं, वो छिपे तौर पर हिंसक साधनों का इस्तेमाल करते हैं, व्यवस्था के धारकों को निशाना बनाते हैं, हिंसक गतिविधियों का सहारा लेते हैं। और हिंसा के वातावरण में किसी तरह की प्रगति की नीतियों को, विकास की नीतियों को अपनाना संभव नहीं होता। तो ये जो सारी समस्याएं हैं दुनिया के विभिन्न राष्ट्र जिनका सामना कर रहे हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए व्यावहारिक अनुसंधान की उपयोगिता बढ़ गई है, क्योंकि व्यावहारिक अनुसंधान के आधार पर ही इन समस्याओं के निदान के लिए समाधान सुझाया जा सकता है। तो व्यावहारिक अनुसंधान हमेशा सामाजिक राजनीतिक जीवन की व्यावहारिक समस्याओं से जुड़ा हुआ होता है और उनका समाधान प्रस्तुत करने का उद्देश्य रखता है। इस तरह का जो शोध किया जाता है उसमें भी मौलिक अनुसंधान की तरह ही वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक प्रविधि किसे कहते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा हम आगे करेंगे। बहरहाल जब हम कोई वैज्ञानिक शोध करते हैं तो वो मुख्य रूप से तथ्यों पर आधारित होता है, कार्य और कारण का विश्लेषण उसमें किया जाता है। तथ्य उसे कहते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें हमारी इंद्रियां देखती हैं, अनुभव करती हैं, महसूस करती हैं, वो तथ्य होता है।
तो वैज्ञानिक अनुसंधान तथ्यों पर आधारित होता है, कल्पना पर आधारित नहीं होता। जो वास्तविकता है उसी का विश्लेषण किया जाता है। साथ ही कोई समस्या यदि है तो क्यों है, उसके कारण का विश्लेषण वैज्ञानिक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है। तो जो व्यावहारिक अनुसंधान होता है उसमें भी वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, वो भी वैज्ञानिक तरीके से संचालित किया जाता है, क्योंकि इसमें भी तथ्यों का संकलन वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है और घटना या समस्या के कारणों का विश्लेषण किया जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो फंडामेंटल रिसर्च है, जो मौलिक अनुसंधान है और जो व्यावहारिक अनुसंधान है, उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है। मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य बेसिकली ज्ञान प्राप्त करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मौलिक अनुसंधान में समस्या के समाधान का सुझाव नहीं दिया जाता, या जो व्यावहारिक अनुसंधान होता है उसका उद्देश्य भले ही समस्या का समाधान सुझाना हो, लेकिन उसके साथ साथ उसके द्वारा कुछ नियम भी प्रतिपादित किए जा सकते हैं, कुछ सिद्धांत भी दिए जा सकते हैं। तो पीवी यंग जैसे विद्वान ये मानते हैं कि विशुद्ध और व्यावहारिक अनुसंधान के बीच कोई विभाजक रेखा निश्चित रूप से नहीं खींची जा सकती, क्योंकि ये दोनों ही रूप जो हैं अनुसंधान के सिद्धांत के विकास और उसके सत्यापन के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। यानी जो व्यावहारिक अनुसंधान है उसमें मौलिक अनुसंधान के गुण भी हो सकते हैं, और जो मौलिक अनुसंधान है वो व्यावहारिक दृष्टि से भी उपयोगी हो सकता है, समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकता है। विषय की प्रकृति के आधार पर तीसरी जो कैटेगरी है, तीसरा जो प्रकार है अनुसंधान का, उसको कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च जिसको कहते हैं। इस एक्शन रिसर्च का मतलब होता है कि शोध कार्य जो किया जाए उस शोध का उद्देश्य समाज में जो विकृतियां आ गई हैं या सामाजिक संबंधों में जो बुराइयां देखी जा रही हैं उसको दूर किया जा सके। केवल सिद्धांत निर्माण से नहीं चलेगा, केवल समस्या के ज्ञान से नहीं चलेगा, केवल समस्या का समाधान सुझा देने से नहीं चलेगा, बल्कि उस समाधान के आधार पर समाज व्यवस्था को परिवर्तित भी किया जाना चाहिए, सकारात्मक दिशा में परिवर्तित किया जाना चाहिए, तभी शोध कारगर हो सकता है, शोध उपयोगी हो सकता है। तो इस तरह का क्रियात्मक शोध जब किया जाता है तो उसका उद्देश्य होता है कि जो मौजूदा समाज व्यवस्था है उसको और अच्छा बनाया जा सके। सामाजिक जीवन में बहुत सारी विकृतियां समय समय पर उभरती हैं, उन विकृतियों को दूर करने के लिए और समाज के स्वरूप में सुधार लाने के लिए जो शोध किया जाता है वो एक्शन रिसर्च कहलाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों में, खासतौर से जो विकासशील देश हैं, जो पिछड़े हुए देश हैं, वहाँ के समाजों में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हिंसा बढ़ रही है, या दुनिया भर में पर्यावरणीय समस्याएं सिर उठा रही हैं। कहीं पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी, कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि, बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, कहीं मरुस्थलों की संख्या बढ़ती जा रही है तो कहीं ग्लेशियर पिघल रहे हैं, धरती का तापमान बढ़ रहा है। ये सब पर्यावरणीय समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, क्योंकि इनका समाधान जरूरी है। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हम भी सुरक्षित रहेंगे,
हमारा जीवन भी रक्षित रहेगा, हमारी जो सभ्यता और संस्कृति अब तक विकसित हुई है वो भी सुरक्षित रह सकेगी। इसलिए इन समस्याओं का समाधान जरूरी है समाज के चतुर्दिक विकास के लिए, मानवता के विकास के लिए। इसलिए ऐसी आधारभूत समस्याओं के निदान के लिए क्रियात्मक शोध किया जाता है, एक्शन रिसर्च किया जाता है। लेकिन एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक शोध तभी सफल हो सकता है जब जो शोधकर्ता होता है, शोध करने वाला होता है, जो अन्वेषक होता है, जो अनुसंधान करता होता है, उसकी शोध विषय में वास्तविक रुचि हो और उस दिशा में वो सक्रिय हो। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आजकल हम शोध के नाम पर जिस तरह की गतिविधियां देखते हैं, शोधार्थी अक्सर गलत आंकड़ों को प्रस्तुत करके येन केन प्रकारेण शोध कार्य को अंजाम देते हैं, डिग्री को प्राप्त करने के लिए या किसी तरह के अनुदान को यूटिलाइज करने के लिए। इस तरह की शोधकर्ता की प्रवृत्ति एक्शन रिसर्च में कारगर नहीं होती। एक्शन रिसर्च के लिए, एक्शन रिसर्च की दृष्टि से, क्रियात्मक अनुसंधान की दृष्टि से शोधकर्ता की ये प्रवृत्ति एक बाधक प्रवृत्ति है। तो एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान तभी सफल हो सकता है जब शोधकर्ता वास्तव में चाहता हो कि समाज बदले, परिस्थितियां बदले, जो बुराइयां आई हैं, जो समस्याएं आई हैं, वास्तव में उनका निदान किया जा सके। और इसके लिए उसकी सक्रियता होनी भी जरूरी है। सिर्फ सोच लेने या प्रवृत्ति होने से ही नहीं होगा, बल्कि उस दिशा में कहाँ से क्या, कैसे तथ्य संकलित करने हैं, कैसे उनका विश्लेषण प्रस्तुत करना है, इसकी भी पूरी जानकारी और सक्रियता शोधकर्ता में होनी आवश्यक है। आजकल क्रियात्मक अनुसंधान बहुत पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि इस तरह के अनुसंधान में कुछ खास गुण पाए जाते हैं। क्या गुण होते हैं? क्योंकि ऐसा अनुसंधान हमारे दिन प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। पर्यावरण की समस्या हमारी दिन प्रतिदिन की समस्या है। जिस पर्यावरण में हम जीते हैं, सांस लेते हैं, अपनी जीवनचर्या का निर्वाह करते हैं, उस पर्यावरण का अनुकूल होना हमारे लिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। और ये जो पर्यावरण है वो बहुत सारे जैविक अजैविक वस्तुओं से मिलकर बना है। आप देख रहे हैं कि कैसे एक निर्जीव छोटा सा वायरस इस समय पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है। कोविड-19 के कारण हमारी जो गतिविधियां हैं वो बुरी तरह प्रभावित हुई है। तो ऐसे पर्यावरण के विषय में अनुसंधान करना क्रियात्मक शोध का विषय है और क्रियात्मक शोध इस दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये लोगों की दैनिक समस्याओं से जुड़ा हुआ है, उनके निदान से संबंधित है। इसलिए ऐसे शोध में लोगों की सहभागिता भी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि शोध कार्य के लिए जब हम तथ्यों का संकलन करते हैं तो जिनसे हम तथ्य संकलित करने जाते हैं, जिनसे जानकारी प्राप्त करने जाते हैं, वो लोग उसमें उतनी रुचि नहीं दिखाते। लेकिन जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है, लोगों को ये पता होता है कि इस तरह का अनुसंधान समस्या के समाधान से प्रेरित है, लिहाजा लोग बढ़ चढ़कर इस तरह के अनुसंधान में सहयोग करते हैं। यानी इस तरह के अनुसंधान में जन सहभागिता आसानी से प्राप्त की जा सकती है। दूसरे, ऐसे शोध का आधार चूंकि वास्तविक तथ्य होते हैं, इसलिए समाज के लिए ऐसा अनुसंधान लाभप्रद होता है। इसमें किसी तरह की काल्पनिक स्थितियां मायने नहीं रखती हैं।
सामाजिक जीवन में वास्तव में जो कुछ समस्या है और उस समस्या का जो कारण है उसको ढूंढने की कोशिश की जाती है, इसलिए एक्शन रिसर्च महत्वपूर्ण हो जाता है। और तीसरे, इस तरह के रिसर्च के परिणाम स्वरूप व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में मदद मिलती है। और साथ ही इस तरह के शोध की खासियत ये होती है कि छोटे स्तर पर ऐसे शोध का आयोजन किया जा सकता है। जैसे पर्यावरण की समस्या को आपको अगर अध्ययन करना है तो आप उसके लिए एक छोटे से गांव को, छोटे से क्षेत्र को चुन सकते हैं। आप जिस ग्राम में रहते हैं या आसपास के गांव में ये पता कर सकते हैं कि वहां पर प्रदूषण की स्थिति क्या है। अगर वायु प्रदूषित है तो उसके लिए कौन से कारक हैं। क्षेत्रीय स्तर पर, छोटे से स्तर पर अध्ययन करना एक्शन रिसर्च में संभव हो पाता है और फिर उससे जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उस निष्कर्ष को बड़े समूह पर लागू करके उसका समाधान किया जा सकता है। जैसे आप अगर पर्यावरण के विषय में अध्ययन करने जाएं गौतम बुद्ध नगर में, या गौतम बुद्ध नगर की किसी तहसील को ले लें, उस तहसील में अध्ययन करके अगर आप इस निष्कर्ष तक पहुंचती हैं कि वहां पर वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण इंडस्ट्रीज का होना है, इंडस्ट्रीज से निकलने वाले धुएं का होना है, और उस धुएं को रोकने के लिए जो तकनीकी प्रयास किए जाने चाहिए वो उद्योगपतियों द्वारा नहीं किए जा रहे हैं, तो इस तरह का जो आपका निष्कर्ष होगा वो निष्कर्ष पूरे देश की जनसंख्या पर, पूरे देश की पर्यावरणीय समस्या पर लागू किया जा सकता है। क्योंकि सामान्य ऑब्जर्वेशन के आधार पर भी हम ये देखते हैं कि पर्यावरण के प्रदूषण के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाला धुआं एक बड़ी मात्रा तक उत्तरदायी है। हालांकि और भी कारण इसके लिए हो सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे दिल्ली में अगर आप अध्ययन करते हैं वायु प्रदूषण का, तो एक बड़ा कारण ये भी उभर कर सामने आता है कि बड़ी संख्या में व्हीकल्स का होना, मोटर कारों का होना, उनसे जो निकलने वाला धुआं है वो वायु को प्रदूषित करता है। या कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, धूल उड़ती है, उससे भी प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है। या अगर आप और आगे जाए, पंजाब जैसे क्षेत्रों को अपने अध्ययन में शामिल करें, तो आजकल एक समस्या आ रही है कि किसानों के द्वारा जो पराली जलाई जा रही है, उस पराली से जो फसल के अवशेष होते हैं जिनको पराली कहते हैं, उनको किसान उनमें आग लगा देते हैं, और बल्क में आग लगाने से जो धुआं निकलता है वो हवा के साथ आसपास के क्षेत्रों में फैलकर हवा को प्रदूषित करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्शन रिसर्च होता है उसमें किसी छोटे से क्षेत्र पर शोध का आयोजन करके उससे प्राप्त निष्कर्षों को बड़े समूह पर लागू करके समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस तरह के शोध में खासियत ये भी होती है कि इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन पाया जाता है। क्योंकि जब भी शोधकर्ता शोध करने जाता है, जो परिकल्पना उसने शुरू में निर्मित की है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो सकता है, उसका जो पूर्व निष्कर्ष है, उसकी जब जांच करने के लिए वो तथ्यों का संकलन करने जाता है, तो वहां पर उसके समाधान के लिए उसके सामने कई सारे विकल्प हो सकते हैं जिसकी कल्पना उसने पहले नहीं की थी। तो यहाँ पर वो अपनी ज़रूरत के अनुसार शोध की विधियों में परिवर्तन कर सकता है। जैसे अभी जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया वायु प्रदूषण का, आपने ये सोचा था अध्ययन करने से पहले कि वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से औद्योगिक प्रतिष्ठान उत्तरदायी हैं, उनसे निकलने वाला धुआं उत्तरदायी है। लेकिन जब आप रिसर्च के लिए आगे बढ़ते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, तो आपको वायु प्रदूषण के और भी कारण दिखाई देते हैं।
तो उन कारणों को देखकर आप अपने जो शोध योजना है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, या जिस विधि का चयन आपने किया था तथ्यों को संकलित करके करने के लिए, उस विधि में परिवर्तन कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये लचीलापन होता है कि जरूरत के अनुसार अपनी योजना में, अपनी प्रविधियों में शोधकर्ता परिवर्तन कर सकता है। फंडामेंटल रिसर्च में इस तरह का संशोधन अमूमन संभव नहीं होता है। तो इस तरह से क्रियात्मक अनुसंधान की बहुत सारी खूबियां हैं, जिसके कारण ये शोधकर्ताओं के बीच लोकप्रिय है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या हैं? चूंकि व्यावहारिक जीवन की समस्याओं के वास्तविक समाधान से संबंधित होता है ऐसा शोध, जन भागीदारी बहुत ज्यादा होती है, लचीलापन होता है प्रविधियों में, शोध कार्य में, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा अनुसंधान खरा नहीं उतरता। जब हम आए दिन प्रविधियों में परिवर्तन करते रहेंगे, योजना में परिवर्तन करते रहेंगे, तो जो वैज्ञानिक कसौटी है शोध की, एक शोधकर्ता वैज्ञानिक दृष्टि से जिन जिन चरणों को अपनाता है शोध कार्य करते समय, वो वैज्ञानिकता बाधित होती है ऐसे अनुसंधान में। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण शुद्धता वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्ण विशुद्ध नहीं होता ऐसा अनुसंधान। साथ ही ये भी कहा जाता है कि एक्शन रिसर्च में हम एक समाज पर अगर अध्ययन करते हैं, एक क्षेत्र में अगर अध्ययन करते हैं, तो उसके परिणाम को दूसरे संगठन या समाज पर लागू नहीं कर सकते। जैसे भारत के संदर्भ में अगर हम पर्यावरणीय समस्या का अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन से जो निष्कर्ष हमें मिल रहा है, उस निष्कर्ष के आधार पर हम पर्यावरण के विषय में वैश्विक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका में भी प्रदूषण के यही कारण है, या अफ्रीकन देशों में भी पर्यावरण को होने वाले नुकसान के लिए यही कारण उत्तरदायी है। एक्शन रिसर्च में जिस समाज का हम अध्ययन करते हैं, उसी समाज पर उसके निष्कर्षों को लागू कर सकते हैं, उसी समाज के संदर्भ में सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। चूंकि लचीलापन होता है और शोधकर्ता की जो अध्ययन स्थितियां होती हैं वो पूरी तरह उसके नियंत्रण में नहीं होती, इसलिए जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो निष्कर्ष कितने सही हैं ये भी नहीं कहा जा सकता, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं। और इस तरह के एक्शन रिसर्च में अनुसंधानकर्ता के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना बढ़ जाती है। जिस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य कर रहा है अनुसंधानकर्ता, चूंकि वो एक व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है, और समाज में रहने के नाते उस पर समाज के विभिन्न वर्गों का दबाव होता है, विभिन्न सामाजिक संबंधों का निर्वाह उसे करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि अनुसंधानकर्ता उन तथ्यों को नजरअंदाज कर दे जिन तथ्यों को प्रकाश में लाने से उसके संबंध प्रभावित होते हैं। सपोज कीजिए कि वायु प्रदूषण के लिए अनुसंधान करने गौतम बुद्ध नगर में आप गए और वहां कुछ उद्योगपति आपके संबंधी हैं, शोधकर्ता के संबंधी हैं, तो ऐसी स्थिति में ये देखते हुए भी कि अमुक उद्योग से निकलने वाला धुआं ज्यादा प्रदूषित कर रहा है वायु को, या उद्योगपति के द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए तकनीक का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ये जानते हुए भी अनुसंधानकर्ता उसको नजरअंदाज कर सकता है, और नजरअंदाज करने का परिणाम ये होगा कि जो निष्कर्ष निकलेगा वो निष्कर्ष वास्तविक नहीं होगा। तो रिसर्च वर्क में एक बड़ी समस्या होती है अनुसंधानकर्ता के द्वारा अपना
निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाए रखना, जो अक्सर असंभव सा दिखाई देता है, क्योंकि व्यक्ति होने के नाते हर व्यक्ति के कुछ पूर्वाग्रह होते ही हैं, कुछ मूल्य होते ही हैं, कुछ पक्षपातपूर्ण स्थितियां होती ही हैं। तो ये दोष एक्शन रिसर्च में भी देखा जाता है। यहाँ भी शोधकर्ता के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना रहती है। इसके साथ साथ ऐसा अनुसंधान करने वालों के पास अक्सर अनुसंधान विधि का कोई प्रशिक्षण नहीं होता है कि एक अनुसंधान कार्य को कैसे संचालित किया जाए, कौन से स्टेप्स होते हैं, उसके चरण कौन से होते हैं, कौन सी विधियों का इस्तेमाल किया जाता है शोध कार्य में, तथ्य को संकलित करते समय कैसे उनका विश्लेषण किया जाता है। इस बात की जानकारी एक्शन रिसर्च के शोधकर्ता को विशेष रूप से नहीं होती और इसीलिए शोध कार्य के संचालन में कठिनाई आती है। और लास्टली, वैज्ञानिकता के अभाव के कारण ऐसे अनुसंधान से जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो सार्वभौमिक नहीं होते, सभी समाजों पर नहीं लागू किए जा सकते और इनके संबंध में निश्चित रूप से कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो ये एक्शन रिसर्च था। विषय वस्तु और विषय की प्रकृति के आधार पर 3 रूपों में अनुसंधान दिखाई देते हैं: मौलिक अनुसंधान, व्यावहारिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। अब अध्ययन सामग्री जिन स्रोतों से इकट्ठा की जाती है उनके आधार पर भी अनुसंधान के भिन्न प्रकार पाए जाते हैं। एक शोधकर्ता अध्ययन कार्य करते समय जब तथ्यों का संकलन करता है तो उन तथ्यों के संकलन के लिए किन स्रोतों का प्रयोग करता है, किन पद्धतियों का प्रयोग करता है, उसके आधार पर भी भिन्न भिन्न तरह के अनुसंधान बताए जाते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार के अनुसंधान ऐसे होते हैं। एक अनुसंधान को कहते हैं ऐतिहासिक पद्धति पर आधारित अनुसंधान। नाम से स्पष्ट है कि इस तरह के शोध में जो वर्तमान का सामाजिक या राजनीतिक जीवन होता है उसके किसी पहलू को स्पष्ट करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए ऐतिहासिक स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। ऐतिहासिक स्रोत हमें नाना माध्यमों में उपलब्ध हैं। इतिहास की पुस्तकें हैं, पुरातत्व के अवशेष हैं, बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं, बहुत सारे पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, पांडुलिपियां हैं जो समय समय पर लिखी गई, प्रकाशित नहीं हुई, लेकिन उनका संग्रह किया गया है। तो जब एक अध्ययनकर्ता ऐतिहासिक घटनाओं को समझने के लिए ऐतिहासिक स्रोतों का प्रयोग करता है और उन स्रोतों से प्राप्त सामग्री को अपने अध्ययन का आधार बनाता है, तो ये ऐतिहासिक अनुसंधान कहलाता है। वैसे सामान्य तौर पर जब भी हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो उसके इतिहास पर नजर अवश्य डालते हैं, चाहे वो घटना वर्तमान की ही हो, लेकिन उसके इतिहास पर नजर डालते हैं। आजकल पेंडेमिक का, महामारी का जो दौर चल रहा है, इस विषय में भी बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं और इन रिसर्च को संचालित करने के लिए अतीत में जो भी महामारियां आई दुनिया के सामने, उनकी क्या प्रकृति थी और उनके समाधान के लिए क्या स्टेप्स उठाए गए, इसके बारे में जानकारी हासिल की जाती है विभिन्न स्रोतों के माध्यम से। राजनीतिक सामाजिक दर्शन के क्षेत्र में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने जो सिद्धांत दिए उन सिद्धांतों का निर्माण करने में ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। जैसे कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद आपने पढ़ा और देखा कि कैसे मार्क्स ने वर्तमान पूंजीवादी औद्योगिक समाज के
शोषणकारी स्वरूप की व्याख्या करने के लिए इतिहास का सहारा लिया और क्या कहा कि इतिहास में मानव सभ्यता जिन चरणों से, जिन युगों से होकर गुजरी है, हर युग में दो वर्ग पाए गए हैं, एक शोषक और दूसरा शोषित। और ये दो वर्ग स्पष्ट रूप से पूंजीवादी समाज में दिखाई देते हैं। कौन से दो वर्ग? पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। तो अब तक का इतिहास मार्क्स की दृष्टि में कैसा इतिहास रहा है? वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ये संघर्ष दो वर्गों के मध्य चलता रहा है। उनमें से एक वर्ग संपत्तिशाली वर्ग रहा है और दूसरा वर्ग संपत्ति विहीन वर्ग रहा है। इसी तरह से वेस्टरमार्क और ओपेनहाइमर जैसे विद्वानों के द्वारा भी इसी पद्धति का प्रयोग किया गया और जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया उसमें सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का समाधान ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर प्रस्तुत किया गया। मार्क्स ने क्या पाया कि वर्तमान जो पूंजीवादी समाज है वो शोषण पर आधारित है, अन्याय पर आधारित है और एक अन्यायपूर्ण समाज कभी मानवता का लक्ष्य नहीं हो सकता। इस अन्यायपूर्ण समाज को कैसे बदला जा सकता है, इसके लिए क्रांति का, हिंसक क्रांति का सुझाव मार्क्स के द्वारा दिया गया। तो ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करते हुए जब अनुसंधानकर्ता के द्वारा वर्तमान की समस्याओं पर, वर्तमान के समाज पर, वर्तमान की घटनाओं पर प्रकाश डाला जाता है तो ये ऐतिहासिक अनुसंधान कहलाता है। हालांकि ऐतिहासिक अनुसंधान की अपनी कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? ऐतिहासिक पद्धति मुख्य रूप से इतिहास में घटी घटनाओं को आधार बनाती है अध्ययन का, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो घटनाएं अतीत में घट चुकी हैं उनके विषय में सामग्री को एकत्र करना आसान नहीं होता है, क्योंकि घटनाओं को दोबारा क्रिएट नहीं किया जा सकता, निर्मित नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आपको विस्मृत स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में अध्ययन करना हो, शोध करना हो, जैसा कि आजकल विभिन्न सरकारी नीतियों के माध्यम से प्रोत्साहित भी किया जा रहा है इस तरह के रिसर्च को, तो इस तरह का रिसर्च ऐतिहासिक पद्धति को अपनाते हुए किया जाएगा। हमें इतिहास में जाना होगा, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जाना होगा, लेकिन ये ढूंढना आसान नहीं होगा कि 70 वर्ष पूर्व जो स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले लोग थे उनमें कौन महत्वपूर्ण थे, कौन भूले जा चुके थे, वो लोग कौन थे, उनकी परिस्थितियां क्या थीं, उनका दृष्टिकोण क्या था, उनका योगदान क्या था। ये इतना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि 70 वर्ष पूर्व की स्थितियों को लाना, उनमें जाना आसान नहीं है। जो समय बीत गया उसे दोबारा नहीं लाया जा सकता। ऐसी स्थिति में शोधकर्ता डिपेंड करता है ऐतिहासिक प्रलेखों पर या उस समय के लेखकों के द्वारा जो विचार अपनी पुस्तकों के माध्यम से दिए गए हैं, अपने लेखों के माध्यम से दिए गए हैं, उन पर आश्रित होना पड़ता है। और इतिहास लेखन भी पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं होता है, क्योंकि जो इतिहास लिखने वाला इतिहासकार होता है उसका भी अपना एक पूर्वाग्रह होता है, अपना एक दृष्टिकोण होता है, अपना एक मूल्य होता है। उसको ध्यान में रखकर वो ऐतिहासिक घटनाओं को समझता है, लिखता है। ऐसी स्थिति में उसके लेख का अध्ययन करके या इतिहास की पुस्तकों का अध्ययन करके भी हम वास्तविक निष्कर्षों तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए कहते हैं कि इतिहास लेखन वैज्ञानिक नहीं होता और वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से ऐतिहासिक पद्धति बहुत उपयोगी नहीं होती। साथ ही जितनी भी हमारी मौजूदा सामाजिक राजनीतिक समस्याएं हैं उनका ऐतिहासिक विश्लेषण करना सहज नहीं होता है।
क्योंकि हमारे जो सामाजिक राजनीतिक संबंध होते हैं वो बहुत जटिल होते हैं, उनको आसानी से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, उनका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। जब हम एक परिस्थिति का अध्ययन करने जाते हैं तो उससे जुड़ी हुई नई परिस्थिति पैदा हो जाती है, एक तथ्य को देखते हैं तो उससे जुड़े हुए कई अन्य अनेक परस्पर विरोधाभासी तथ्य हमारे सामने आते हैं। अगर हम किसी स्वतंत्रता सेनानी